जुड़े रहेंगे। और इसी क्रम में जबकि हम योगाहार का 2 वर्ष पूरा होने वाला है, यानी 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज 718 दिन इस योगाहार की कड़ी को हो गया है। निरंतर और निरंतरता के साथ विविध आयाम योगाहार के साथ जुड़े हैं। योग निरंतर चलता है। भोजन, खेती, स्वास्थ्य और अलग-अलग विधाओं पर वार्ता होती है और एक-एक प्रतिनिधि के साथ कई लोग साथ में बैठ कर के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि बिहार से हैं। बिहार के दरभंगा से आदरणीय एम के ठाकुर जी, माधवेंद्र कुमार ठाकुर जी, जो कि अध्यक्ष हैं मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के। और आपसे परिचय लगभग 2010 से है, लेकिन योगाहार के कारण हम पुनः जुड़े हैं। तो बीच में बड़ा गैप हो गया था। और योगाहार का धन्यवाद करता हूँ मैं, और योगाहार के मंच से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कि आप आएँ। और जो आपका ये प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड है, ये किस तरह से कार्य करता है? इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? ये किस तरह की खेती करता है? और किस तरह से आप इस यूनियन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को और उपभोक्ताओं को सरलता मिले, सहजता मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो? तो आदरणीय योगाहार के मंच से आपका बहुत-बहुत स्वागत, आदरणीय ठाकुर साहब। सभी स्नेही जनों को नमस्कार। निश्चित ही योगाहार का कार्यक्रम एक बड़ा प्लेटफॉर्म का रूप ले रहा है और परम वैभव, परम शक्तिशाली बनाने इस राष्ट्र को बनाने का जो सपना परम आदरणीय बाबा रामदेव और परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी ने जो देखा है, निश्चित ही आप लोगों के सहयोग से उसको हम लोग बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। राष्ट्र हमारा विश्व गुरु बने, यह 140 करोड़ देशवासियों का भी एक लक्ष्य है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग सब इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग फोरम पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सब लोगों का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, आपकी योगा हार टीम का, कि इस कड़ी में आपने हमें जोड़ा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को के साथ साझा कर रहे हैं जिसमें हम अपनी बातों को बता सके कि हम लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं या आने वाले भविष्य में हम कैसे काम करना चाहेंगे। इस पूरी चर्चा को हम लोगों ने हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो जो हमारा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना है, जिसका ब्रांड नेम तरकारी के नाम से फेमस है पूरे बिहार में, उस तरकारी सिस्टम के बारे में मैं थोड़ी जानकारी साझा करूंगा। कोऑपरेटिव मॉड्यूल पे थोड़ा सा बात करूंगा कि देश और दुनिया में कोऑपरेटिव का जो मॉड्यूल है, जो पिछले 100 सवा 100 सालों से चल रहा है, उसमें भारत ने अपने आप को एक सबसे बड़े स्थान पे कैसे रखा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। प्रसंस्करण को लेके जो भारत सरकार की सोच है, क्या भारत सरकार के जो स्कीम्स हैं, उसको लेके मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ऑर्गेनिक को लेके जो आज के दिन में पतंजलि का भी प्रयास है और अलग अलग लोगों का एक साझा प्रयास होके आ रहा है कि ऑर्गेनिक और जो नेचुरल फार्मिंग है, जो न्यू वे ऑफ लाइफ होने जा रहा है आने वाले समय में, उसमें हम लोगों की क्या सहभागिता है और वो कैसे हम लोग आने वाले समय में प्राप्त करेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और चूंकि ये कार्यक्रम हम लोगों का सब्जी को लेके है, स्पेसिफिक केवल और केवल वेजिटेबल को हम लोग सब्जी के विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके मार्केटिंग को लेके थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। तो इन्हीं 4 भागों में हम अपनी चर्चा को रखेंगे। इसके बाद जिन भी स्नेही जनों को कुछ अगर इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वो जवाब तुरंत ना मैं दे सकूं, हो सकता है इतनी मेरी क्षमता ना हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का क्रमबद्ध तरीके से सही उत्तर दे सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सबसे पहले जो
तरकारी एक जो ब्रांड नेम होके निकल के आया, वो 2017 के आसपास का समय था जब ये पूरे सिस्टम को एक तरकारी ब्रांड नेम से नवाजा गया। 2015 में जब सरकार बनी तो सब्जी उत्पादकों के समूह को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, पूरे प्रदेश के सब्जी उत्पादकों को, ऐसी सोच सरकार के नुमाइंदों में आई और उस तरह से उन लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम प्रायोजित किया जाए जिससे सब्जी उत्पादन के क्षेत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। बिहार के साथ क्या था कि 2006 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट जो थी वो भारत सरकार की एक्ट थी जिसे सारे प्रदेशों ने अपने अपने तरीके से स्थापित किया था। 2006 में हमने उस एक्ट को खत्म कर दिया। उसके बाद बाजारीकरण की जो या विपणन की जो व्यवस्था थी प्रदेश में वो छिन्न भिन्न रूप में आ गई थी। तो उसको अब केवल पैक्स के से धान गेहूं का चर्चा हो जाता था या उसके लगभग 40 ऐसे प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के जो पैक्स के तहत आते हैं या आ सकते हैं। सब्जियों के लिए बाजार का कोई व्यवस्था, एक सुदृढ़ व्यवस्था बिहार में उस तरह का नहीं था। तो लोगों की सोच जो पॉलिसी मेकर्स थे इस पूरे विभाग के, सहकारिता विभाग के, उन लोगों ने एक परियोजना प्रारंभ की और उस परियोजना को मूर्त रूप दिया गया 2017 में और इसका नाम दिया गया बिहार राज्य सब्जी। शिवशंकर, शिवशंकर जी अपना वीडियो बंद कर ले प्लीज। डॉक्टर किशोर दुबे जी भी। हाँ, तो इस परियोजना का नाम दिया गया बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। उत्पादन का क्षेत्र अगर देखें तो देश आज पूरे विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पे है और उसी तरह देश में उत्पादन में हमारा प्रदेश दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आता है। बहुत सारी सब्जियों में दूसरे नंबर पे, बहुत सारी में तीसरे नंबर पे, बहुत सारी में चौथे नंबर पे। तो उत्पादकता में हमें कोई समस्या दिखी नहीं उस समय भी और आज भी नहीं दिखी। लोग अपने अपने तरीके से अच्छी खासी खेती एक कैश क्रॉप के रूप में सब्जी को लेकर कर रहे हैं। तो उत्पादकता समस्या नहीं था, प्रसंस्करण और विपणन एक समस्या हुआ करती थी। आज अगर सब्जी के व्यापार को ही हम देखें तो पूरे देश में 10.86 मिलियन हेक्टेयर में हम सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और 200.45 मिलियन मेट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से एक्सपोर्ट हम अपना एक्सपोर्ट की जो समस्या थी उसको खत्म करके एक्सपोर्ट को फोकस करके हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में 25, 30, 40 देशों को हम सब्जी आराम से खिला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा है उससे ये दिखता है कि ये आने वाले समय में हम 25-30 देशों को आराम से सब्जी खिला सकते हैं सालों भर। दूसरा एक जो पहलू है प्रसंस्करण का, उसमें क्या है कि कुछ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जब तक हम रॉ कंज्यूम करेंगे ना तब तक कृषि और इसके साथ की जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इसी को हम प्रोसेस्ड फॉर्म में लेके चलते हैं तो एक अच्छा खासा लाभ किसान और उस पूरे वैल्यू चेन को मिलता है प्रोसेसिंग के आने से। सब्जियों के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज के डेट में हमारा देश केवल 3% प्रोसेसिंग कर रहा है पूरी सब्जियों का, जबकि चाइना को देखते हैं तो वही 23% के आसपास, यूएस को देखते हैं तो 65% के आसपास और इस सब में सबसे आगे फिलीपींस जो लगभग 75 से 78% का प्रोसेसिंग करता है सब्जियों का। अगर हम इंडिया में देखें तो केवल और केवल 8.31 मिलियन टन ही पूरी सब्जियों के उत्पाद का हम जो है सो प्रसंस्करण के रूप में ले आ पाए थे। लेकिन ये लक्ष्य बहुत बड़ा है
2024 का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 16.34 मिलियन टन का, जो जस्ट डबल है पिछले फिगर्स से। इसका ये मतलब है कि पिछले 2019 का वो फिगर था 8.31 मिलियन टन का, डबल हम अगर 4 से 5 साल में कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हम लोगों को माना गया है 14 से 17% का CAGR है, मतलब क्यूमुलेटिव ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब्जियों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में। एक बहुत बड़ा बाजार और एक बहुत बड़ा व्यापार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में इस पूरे देश में। तो जो लोग भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनका आने वाला भविष्य एक बहुत अच्छी राह को दर्शा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और बैकएंड पे जो डेटा है वो भी ये कह रहा है कि इस तरह के ग्रोथ से आने वाला भविष्य सब्जियों के प्रसंस्करण का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। 3-4 चीज है जिसके कारण भारत में प्रसंस्करण बहुत अच्छा जा सकता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता बहुत अच्छी है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना या टमाटो ओनियन पोटैटो को लेके जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, योजनाओं पे थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे उस पे, उसका एक फेवरेबल पॉलिसी डिसीजंस जो है केंद्र की तरफ से, वो एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है जिस कारण प्रसंस्करण में बहुत तेजी से व्यापारिक रूप से इजाफा होता दिख रहा है। लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ी है, पिछले कुछ सालों में लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ी है, जिसके कारण सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पाद जो हैं सो अच्छी तरह से मार्केट में आ भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो मामला आ रहा है वो ये है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का जो चल रहा है अभी हमारे पूरे देश में, शहरीकरण होने के कारण लोगों में एक अवेयरनेस और कोरोना भी कह सकते हैं अपने डेली डाइट्स के प्रति, जहां FAO का कहना है कि 400 ग्राम सब्जियों की प्रतिदिन जरूरत होती है शरीर को, प्रति मानव, प्रति व्यक्ति को, तो उस तरह का डेटा है। तो लोगों में एक अवेयरनेस भी बढ़ा है अपने अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो इस कारण से सब प्रसंस्कृत सब्जियों की जो आने वाले समय में डिमांड है वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा जाएगा। और इसी तरह से तो ये एक छोटा सा एक परिचय तरकारी और इससे संबंधित था। अब इसके कोऑपरेटिव मॉड्यूल में इसको क्यों लाया गया, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक्चुअली आज अगर देखें तो पिछले इस सरकार के 2014 से लेके अब तक 9 सालों में 2 बार केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आया 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का, किसानों का समूह, उससे बनी उस किसान से जुड़ी हुई कंपनियां बनाने। एक्चुअली कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे इसके बैकएंड पे तो ये एक कोऑपरेटिव का ही एक मॉड्यूल था जिसको कॉरपोरेट में लाके FPO का रूप दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। वो उसके पीछे एक लॉजिक भी है। सहकार जो शब्द है कहने में छोटा है लेकिन ये इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। सहकार हम कहते हैं जब किसी एक गोल के लिए जब कुछ लोगों का एक झुंड एक साझा प्रयास करके उस गोल को अचीव करता है, उस गोल की प्राप्ति करता है, तो उसको हम सहकार कहते हैं। और आज देश में सहकारिता मंत्रालय और अन्य सहकारी संस्थाओं के द्वारा एक टैगलाइन भी चल रहा है, सहकारिता से समृद्धि। पूर्व में जब हम 2000 और उसके 2010 और 2010 के बाद के पिछले 2 दशक को अगर देखें तो उसमें हम लोग पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी था वो इस प्रयास को लेके आगे बढ़ रहा था कि एग्रीकल्चर टू एग्री बिजनेस, कृषि को एक व्यापार का रूप देकर ही कृषि को संभाला जा सकता है। और बात भी सत्य है। अब ये जो आ रहा था ये मॉडल, वो मॉडल सहकारिता के कारण बहुत प्रभावी हो रहा था, क्योंकि अभी जैसे हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर बात करें या कोऑपरेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर बात करते हैं
तो अगर 100 सदस्य हैं, हर एक सदस्य के पास एक हिस्सेदारी उस पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है। उस सोसाइटी की एक हिस्सेदारी कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए मुनाफा वो समिति कमाएगी तो 1 रुपया उस व्यक्ति को जाएगा जो एक सदस्य का हकदार है। तो इस तरह से पूरे प्रक्रम में हर सदस्य यहाँ एक प्रॉफिट मेकर है, एक एंटिटी होल्डर है। इस कारण से समितियों का प्रॉफिट जब बंटता है हर इंडिविजुअल सदस्य के बीच में, तो वो किसान के साथ साथ एक व्यापारी भी हो गए, एक मालिक होने का भी उनके पास ये रहा कि हम इस कंपनी के या इस समिति के हम मालिक हैं, क्योंकि एक हिस्सेदार जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, उपाध्यक्ष हैं वो भी हैं, और जो एक सदस्य हैं वो भी हैं। हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें आप अपने शेयर्स की बढ़ोतरी कर सकते हैं या उस तरह से कर सकते हैं सो दैट कि उनको एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, इसकी प्रक्रिया है। लेकिन शुरुआती दिनों में एक शेयर, एक हिस्सेदार और एक किसान सदस्य, तो इस तरह की जो प्रक्रिया थी, जो पिछले दशक में बहुत सारे लोग कहते थे, वो सहकारिता ने उसे साबित किया था अपने नियमों से, अपने कानूनों से, अपने क्रियाकलापों से। तो एग्रीकल्चर टू एग्री बिजनेस का जो वो मामला था वो वहाँ सहकारिता को, और कहीं ना कहीं 2004 में जब सरकार बनी थी या उसके बाद भी जो चेंजेज हुए हैं कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जो एफपीओ को लाया गया है, बैकएंड पे कहीं ना कहीं एक कोऑपरेटिव का मॉडल था जिसके कारण उनको एक स्ट्रेंथनिंग हुई और इस कार्य को वो लोग आगे बढ़ा पाए। तो ये कोऑपरेटिव का मॉड्यूल है। बेसिकली तरकारी जो हमारा मॉड्यूल है वो ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। आज अमूल देश दुनिया में दूध की या उसके अवयवों की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसका प्रॉफिट एक अलग लेवल का ही है। और ये अमूल के जो संस्थापक लोग थे, एक बड़े विजनरी लोग थे, और इसको अमूल जैसी संस्था को ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में लेके आए थे। ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो हमारे सेंस में था, वो उसी मॉडल को हम लोगों ने सब्जियों में स्थापित करने का प्रयास किया है। ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, स्तरीय कोऑपरेटिव संरचना में हम लोग प्रखंड स्तर पे प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक समिति का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसके बाद क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 5-6 जिला मिला के कोऑपरेटिव यूनियन का निर्माण किया है, और स्टेट रिप्रेजेंटेशन थ्रू फेडरेशन। ये 3 लेयर्स हैं जो अपने अपने काम के लिए अलग अलग आवंटित हैं इन लोगों का काम। सब्जी समितियों का जो मुख्य कार्य है वो सब्जी उत्पादन है। लोकल बाजार को भी वो फीड करते हैं। जो सब्जी संघ है, कोऑपरेटिव यूनियन है सब्जी का, इनका काम है उस उगी हुई सब्जियों को एक अच्छा बाजार दिलाएं। अच्छा बाजार का सेंस यहाँ ये है कि अच्छे बाजार का किसानों को एक अच्छा लाभ मिले, उनके उत्पाद का एक अच्छा मूल्य मिले, और जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, इनको ये ना लगे कि इस उत्पाद से हम कहीं ना कहीं ठगे गए हैं, उनको एक बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो। तो इस दोनों धाराओं को साधने के लिए हम लोगों ने मतलब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, और प्रयास हम लोगों का है कि इस तरह से अब ट्रेडर्स को, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ट्रेडर्स को पूरे सिस्टम से हटाने का बात कर रहे हैं, नहीं, हम ट्रेडर्स को हटाने का बात नहीं कर रहे, हम अपनी नई व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। अपनी नई व्यवस्था बनाने के लिए इस पूरे परियोजना में हम लोगों ने नीति निर्धारकों ने इसमें ग्रामीण मंडी का और ग्रामीण मंडी और उसकी संरचना का एक जिम्मेदारी इन लोगों को दी है, जिसमें प्रखंड सब्जी उत्पादक समिति अपने कार्य क्षेत्र में, जो उनका पूरा प्रखंड है, उसमें 10,000 स्क्वायर फीट में एक ग्रामीण मंडी का निर्माण करेंगे, मतलब जिसमें जिसमें वित्तीय जो आवश्यकता है वो बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है, और उसमें 10,000 स्क्वायर फीट में सब्जियों के लिए क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट,
सेलिंग बाइंग और प्लेटफॉर्म, एक ऑफिस, 10 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, एक गोडाउन, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र बाउंड्री किया हुआ। इसकी परिकल्पना हम लोगों ने की है और लगभग 10 जगहों पे हमारा ये बन के खड़ा हुआ भी है, 3 कोऑपरेटिव यूनियन में अलग-अलग। चूंकि मिथिला सब्जी संघ बहुत नया है तो इसमें इस प्रक्रिया में आने में थोड़ा सा विलंब है। साल के अंत तक हम लोग इस तरह की मंडियों का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 तरह से इसको देखते हैं। पहला क्या है कि किसान अपनी उत्पाद को हमारे सेंटर पे, जो हमारा जो ग्रामीण मंडी का जो आधारभूत संरचना निर्माण है वहां पे लेके आते हैं। उनको पूरी व्यवस्था दी जाएगी कि आप यहाँ अपनी सब्जियों का क्लीनिंग कर लें, सॉर्टिंग कर लें, उसको ग्रेडी कर लें। अब अभी हम लोगों का प्रयास है कि हर किसान उत्पादक समिति में 200 सदस्य हैं। अब 200 सदस्यों की सब्जी यहाँ आएगी और उस पूरे कार्य क्षेत्र के जो वेंडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे-छोटे सब्जी विक्रेता हैं, जो ठेला वाले हैं या किसी चौक चौराहे पे सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो वहां आए, सारी ग्रेडेड की हुई सब्जी वहां से उठा के अपने संस्थान तक ले जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हम लोग हर प्रखंड में ग्रामीण मंडी का निर्माण कर रहे हैं। एक ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इससे जो अगर बच रहा है या इससे जो उत्पादन क्षमता हमारी अगर अधिक हो रही है धीरे धीरे, उस समय में हम लोग इसको एक सही जगह पे, एक सही मंडी तक ले जाएं। अभी आने वाले समय में मिथिला सब्जी संघ ने एक्सपोर्ट के दिशा में अच्छा प्रयास किया है। तो आने वाले समय में नेपाल और अगल बगल के देशों में हम लोग अपनी सब्जियों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, जो हो सकता है कि मई महीने से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाए नेपाल। इसके लिए जो भी कागजी जरूरत है वो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। तो आने वाले समय में मिथिला क्षेत्र की जो सब्जियां हैं नेपाल और अलग अलग देशों में भी पहुंचाई जाएंगी। तो कोऑपरेटिव का मॉड्यूल और ये तरकारी का ये जो मॉड्यूल है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग प्रसंस्करण पे, जैसा मैंने बताया कि पूरे सब्जी के प्रसंस्करण का 3% प्रसंस्करण ही अभी हमारा देश कर पा रहा है। अब उसमें भी अगर देखेंगे तो 3 से 5% आलू के केस में, 1% टमाटर के केस में, प्याज के केस में 1% से नीचे ही। तो अभी क्या है कि केवल बिहार का परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो बिहार 1200 करोड़ रुपए का आलू हर साल बर्बाद करता है। 2 मुख्य कारण है उसका। एक तो रखरखाव का कारण, इतनी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की, केंद्र की और सारी, फिर भी कोल्ड स्टोरेज का जो 300 330 के आसपास हमारा जो अप्रूव्ड कोल्ड स्टोरेज है उसमें 110 कोल्ड स्टोरेज मात्र फंक्शनल है। तो रख रखाव की जो भीषण समस्या है, उस कारण से आलू के उत्पाद को एक अच्छा मूल्य भी नहीं मिल पाता है। आलू का रख रखाव भी बहुत तौर तरीके से नहीं किया जा रहा है और एक बाजार का अभाव हमेशा इसलिए बना हुआ है कि हमारा जो जिस समय आलू उत्पादन होके आता है उससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश और उसी समय पे लगभग पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इस दोनों प्रदेशों में भी आलू आ जाते हैं। तो वो आलू हमारी मंडियों में आ जाते हैं, जिसके कारण से हमारे किसानों को जो दाम मिलना चाहिए, उचित दाम, वो नहीं मिल पा रहा है। उसका एक रास्ता ये है कि वो आते रहें, उसके लिए हमें कोई रोक नहीं है, क्योंकि फ्री मार्केट का पॉलिसी हमारे प्रदेश में है। कोई भी कहीं से भी आके यहाँ बेच सकते हैं, तो उसके लिए हम रोक नहीं सकते। लेकिन इसके इसके साथ-साथ हम अगर प्रयास करें कि इसको एक अच्छी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था से आलू को रखने का व्यवस्था अगर केवल बन जाता है, तो शायद हमारा 1200 करोड़ के आसपास का जो हर साल आलू बर्बाद हो रहा है, वो हमारा बच जाएगा। इतनी इकोनॉमी इतना जो कैश है, वो हमारे किसानों के जेब में सीधे-सीधे जाएगा। ये एक चिंता का विषय जरूर है हमारे लिए और हम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। मिथिला सब्जी संघ ने इस बार डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से बात करके 10 कोल्ड स्टोरेज स्थापना करने का विचार किया है। उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में। तो
आलू के केस में इसी तरह का है। टमाटर अभी कुछ दिन पहले, एक्चुअली कुछ कमोडिटीज पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड होते हैं। प्याज के बहुत सारे केसेस हैं, हमारे सरकार गिराने की बात भी अगर कह सकते हैं तो प्याज के केस में होता है। नासिक के किसानों को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए भी नहीं मिल पाता है, और हमारे यहाँ प्याज का रेट कभी 15 रुपए से कम नहीं होता है। तो ये सारा गैप्स है जिसको हम लोग फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट जिस रीजन में अभी जो हमारा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण का कार्यक्रम है, कुल 20 जिले में चल रहा है, और 321 सोसाइटी सब्जी उत्पादक समिति है। मिथिला क्षेत्र में 5 जिले में हम लोगों ने अभी तक 60 कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के काम करना प्रारंभ किया है। महज 2 साल हुए हैं इस संस्था को रजिस्टर किए हुए। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। प्रयास यही है कि सब्जी उत्पादकों को एक नई दिशा और उनकी जो दशा परिवर्तन करने का जो प्रयास है वो संघ के माध्यम से और सब्जी समितियों के माध्यम से हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब इसमें प्रोसेसिंग से जो रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं जो हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियरी हैं, जो हमारे जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए भी है। समितियों या एफपीओ या इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्ट्रक्चर को एक बहुत स्ट्रेंथनिंग देने के लिए भारत सरकार का प्रयास हमेशा ही अच्छा रहा है। पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम करके एक स्कीम है जो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इनिशिएटिव्स का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भारत सरकार का एक इकाई है, कृषि मंत्रालय का। वहां से कृषि क्षेत्र में जितने भी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है उन सभी जरूरतों को ध्यान में रख के एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम तैयार की गई है। इसमें अगर एनसीडीसी या नाबार्ड जैसी संस्था से कोई समिति या एफपीओ या किसान संगठन जुड़ के चाहे तो 1 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उस पे 25% से लेके 35% तक की सब्सिडी है। और सब्सिडी के बाद उसमें उसका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है पूरे बचे हुए परियोजना के पैसों का, वो उसका इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास है। तो जैसे मार्केटिंग के लिए, इस सब्जियों के मार्केटिंग के लिए या पैडी प्रोसेसिंग के लिए, व्हीट प्रोसेसिंग के लिए, पल्स प्रोसेसिंग के लिए, दाल की प्रोसेसिंग के लिए, जितने भी एग्रीकल्चर के अवयव हैं उन सभी की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए इस तरह का 1 करोड़ तक का वो प्रावधान समिति संगठनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है वो प्रोग्राम नॉर्मली। तो संगठनों के लिए वो कार्यक्रम है और उसमें 25 से 33% की सब्सिडी है। सीधे सीधे 1 करोड़ में 25 से 33 लाख रुपए बचते हैं, और जो बची हुई 75 लाख के आसपास की जो धनराशि है उस पर 1% का इंटरेस्ट लगता है, और 8 साल में वो लोन वापस करना होता है। और उस पे अगर किन्हीं को जरूरत होगी तो वो पूरी स्कीम मैं दिनेश जी से शेयर कर दूंगा, तो वो आगे बढ़ा सकते हैं जिनको जरूरत होगी। तो वो पूरी की पूरी स्कीम समिति और एफपीओ के लिए बनी हुई है। जिनको जरूरत हो संपर्क कर सकते हैं नाबार्ड के कार्यालय से या एनसीडीसी के कार्य, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। तो इस तरह के स्कीम है। प्रदेशों में हर तरह, जैसे हमारे यहाँ बिहार प्रदेश में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें वेजफेड या कहें तरकारी योजना से जुड़े हुए जो समितियां हैं, इन लोगों को 75% तक का अनुदान रखा गया है। तो एक अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा सब्जी उत्पादकों के लिए किया जा रहा है, और हम लोग निश्चित ही उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको लाभ उससे उन सारी योजनाओं को देखते हुए जो सब्जी समितियां हैं हमारी, कौन सी सब्जी समितियां किस परियोजना के लायक हैं, उससे बात करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो सरकार की कुछ स्कीम्स थी जो जिसके बारे में, सब्जियों के क्षेत्र की जो स्कीम थी उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब जो ये मुख्य मुद्दा है हमारा आज का, वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को लेके है। निश्चित ही जिस तरह से
कोरोना के बाद जो स्वास्थ्य का अवेयरनेस जगा है, और उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल या ऑर्गेनिक फ्रूट्स या ऑर्गेनिक ग्रेन्स सारे अब कृषि के सारे अवयवों पे जो सब प्रयास चल रहा है। बिहार में भी ऑलरेडी लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक स्कीम चल रहा है, बिहार ऑर्गेनिक्स का। तो इसमें आने वाले समय में जो ये जागरूकता फैल रही है, इसमें ऑर्गेनिक का सही में निश्चित ही एक बड़ा बाजार और किसानों के लिए एक बड़ा व्यापार उपलब्ध है। पटना में अगर हम लोग देखते हैं तो पटना में भी ऑर्गेनिक का एक अच्छा मार्केट पिछले 3 से 5 साल में बहुत अच्छा मार्केट यहाँ ग्रो किया है। लोग अब ऐसी जगहों पे सब्जी खरीदना पसंद करते हैं जो रिटेल आउटलेट्स हैं, स्मार्ट पॉइंट और अलग अलग तरह के, जहाँ पे दिखता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक वाला है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वाला है। बिहार का प्रयास रहा है कि जो हर खेत है जो जिसको हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसको 3 तरह से मतलब C1 C2 C3 3 साल में उसको मिले, और उस पे जो उसका जो उत्पाद हो वो एक सही बाजार तक पहुंचे। बिहार सरकार का एक साझा प्रयास है कृषि विभाग का, जिससे ऑर्गेनिक के क्षेत्र में भी आगे आने वाले समय में एक नई जागरूकता के साथ काम किया जा रहा है। और निश्चित ही ऑर्गेनिक का सेंस अभी हम लोगों का जो तरकारी सिस्टम है वो अभी 100% ऑर्गेनिक के रूप में हम लोग इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये परियोजना इसको स्टार्ट हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मूल रूप से जो सब्जी जो नॉर्मल केसेस का सब्जी है जिसमें हम लोग सही में अभी डीएपी और यूरिया और अदर केमिकल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रयास ये है, जैसे अभी हमारी बात चल रही थी सहकार भारती के कुछ लोगों से, सहकार ग्राम की स्थापना, जहाँ जो गंगा के किनारे के जो 10 जिले हैं 12 जिले हैं उसके 10 किलोमीटर के रेंज में सारी की सारी जो कृषि योग्य भूमि है उसमें ऑर्गेनिक आराम से उसको लैब टेस्ट में किया जा सकता है और बहुत जल्दी वो ऑर्गेनिक का रूप ले लेगा। तो वो हम लोगों का प्रयास है कि गंगा किनारे के जिलों में हम सहकार ग्राम के माध्यम से या सब्जी उत्पादन समिति के माध्यम से वहां पे सब्जी उत्पादन का एक नया व्यवस्था बनाए, सो दैट कि नदी के दोनों किनारों पे जो भी सब्जी उगे उसको बहुत जल्दी हम लोग सर्टिफाई करा के ऑर्गेनिक के रूप में एक बेहतर बाजार तक उसको लेके चलें। तो अभी ये प्रयास हमारा अभी शुरुआती दौर में है, इस पे अभी बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन पीछे के जो इसमें रोक नहीं है, तरकारी वाले योजना में ये रोक नहीं है कहीं भी कि हम ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा सकते। हम लोग दोनों को लेके चलेंगे और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोगों का साझा प्रयास है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्चुअली सब्जियों के विपणन को लेके जो बात है, थोड़ा सा एक्चुअली जिस तरह दूध में पेरिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है, उसी तरह सब्जियां थोड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं। उसमें उस कारण से इसका मार्केटिंग भी उसी तरह का, इसका विपणन भी उसी तरह से टफ है थोड़ा सा। एक्चुअली कहा यह जाता है कि जितनी बार हम सब्जियों को छुएंगे या उसकी हैंडलिंग अलग अलग तरीके से करेंगे उतना उसके क्वालिटी में, उसके वैल्यू में डिग्रेडेशन होगा। अगर हम सीधे खेत से उठा के और एक एंड यूजर तक पहुंचाने के बीच में मात्र एक प्रक्रिया क्लीनिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रखे हैं और एंड यूजर तक वो पहुंच जाए, तो उस तरह की जो सब्जियां हैं उसका क्वालिटी जो है वो हमेशा वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ते जाएंगे कि हम खेत से उठाए फिर उसको मंडी तक लाए, मंडी से वो ट्रेडर तक आया, मंडी में ट्रेडर के पास आया, ट्रेडर से वो रिटेलर के पास आया, रिटेलर से फिर वो कंज्यूमर के पास गया, तो नंबर ऑफ चैनल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे उसकी गुणवत्ता उतनी कम होती जाएगी। तो मिनिमाइज अगर हम करते हैं इन पूरे पूरे प्रक्रिया को तो सब्जी की गुणवत्ता पे असर नहीं पड़ेगा। सब्जी जिस गुणवत्ता के साथ खेत से निकली है उसी गुणवत्ता के साथ ऑलमोस्ट किसानों मतलब कंज्यूमर तक पहुंचेगी।
तो मार्केटिंग में अब हैंडलिंग में क्या है कि अब जैसे अलग अलग सब्जियों का रेंज देखें, टेम्परेचर रेंज देखें, तो परवल का एक अलग रेंज है, गोभी का एक अलग रेंज है, बंदा गोभी का अलग रेंज है टेम्परेचर का, रख रखाव की भी समस्या है। उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खास के बिहार जैसे प्रदेश में अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण, या पूरे देश में भी अगर कहें तो 60% जो जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जियों के लिए उपलब्ध है, वो शायद 60% कम है। इतने मतलब 2 गुना और 2.5 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़रूरत होगी। और ख़ास कर सब्जियों के क्षेत्र में जब हम देखना शुरू करेंगे, तो पूरा का पूरा वैल्यू चेन और वैल्यू सिस्टम जो है, वो अगर रेफर वाले मोड में हम लोग अगर चलें, एक शीत वाहन के रूप में उसको लेके चलें, तो शायद एक अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन क्या है कि क्या वो हमारा जो पॉपुलेशन है या जिस मार्केट को हम लोग कैटर कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, अपनी सब्जियों के विपणन के लिए, क्या वो उस दाम को देने के लिए तैयार है? वैसे गाजर अगर कर्नाटका में बेंगलुरु के आसपास मांड्या वाले रीजन से बिहार में पटना में आता है, तो प्राइस एक अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। लेकिन उस गाजर के वैल्यू चेन को देखने के लिए हमको पूरे उसके इकोसिस्टम को देखना पड़ता है कि हाँ, किस टेम्परेचर पे हम लोग वहाँ लोड कर रहे हैं, यहाँ अनलोड कर रहे हैं, इसको कितने दिन तक रखना है। अगर तुरंत बिकने का वाली बात होगी तब तो आप सेम डे निकाल सकते हैं। अगर उसको 2 दिन रखना है, तो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे हम वहाँ से लाने के बाद इसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर रख सकें, तो एक गाजर का अच्छा मूल्य मांड्या के किसानों को बिहार में भी मिलता है। और उसी तरह से यहाँ की जो सब्जियां, जैसे परवल, अगर हम लोग, जैसे हम लोगों का प्रयास है कि परवल जितने भी मेट्रोज हैं, एक्चुअली गंगा किनारे का जो परवल है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट के रूप में माना गया है। ऐसा लोग भी मानते हैं कि बिहार में जो गंगा के किनारे के बेल्ट का जो परवल है, पॉइंटेड गॉर्ड, उसकी मांग और डिमांड जो है सो हमेशा से देश के अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उसमें खराब होने की संभावना बहुत जल्दी होती है, इसीलिए वो एक्चुअली सब जगह समय पे नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि सेम डे अगर जैसे हम लोग मिथिला सब्जी संघ ने एक प्रयास किया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, फिर आपको पुणे, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली को अगर छोड़ भी दें तो पुणे, मुंबई और इस तरह के शहर, हैदराबाद, इस तरह के शहरों में जहाँ परवल की डिमांड है और 150 से 200 रुपए लोग प्रति केजी पे करने के लिए भी रेडी हैं, उन लोगों तक ये बिहार का परवल पहुंचे, ये प्रयास हम लोगों का अभी शुरू है। देखते हैं इसमें इस सीजन में हम लोग कितना कर पाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हर सब्जी के लिए एक हर मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका रेंज अलग है, टेम्परेचर का रेंज अलग अलग होता है। तो हम लोग क्यूमुलेटिवली एक साथ उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे हर सब्जी को एक अच्छा बाजार मिले, सो दैट कि किसानों का जो वेस्टेज है सब्जियों के क्षेत्र में, कहा जाता है कि पूरे प्रक्रिया में हम लोग 15 से 25% सब्जी का नुकसान करते हैं। वो नुकसान अगर कम होता है, अगर हम लोग अपने प्रयास से, सरकार के प्रयास से उस नुकसान को अगर 5, 10, 15% भी कम कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के आमदनी का एक बड़ा स्रोत हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और यही प्रयास है जिस कारण से इस योजना को धरातल पर लाने का प्रयास सामूहिक रूप से हम लोग कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये एक मार्केटिंग को लेके हम लोगों का एक थॉट है जिस पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो दिनेश जी। जी सर। हाँ। जी जी। अच्छा, ये अगर ये बात हो जाए कि आपके जो पूरे संघ में कितने किसान लाभान्वित हो हाँ रहे हैं, हाँ, कितने जी जी किसान जी जुड़े हुए हैं? जी। जी। अभी अगर केवल मिथिला सब्जी संघ की बात करें तो अभी हम लोग 10,000 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रयास हम लोगों का है कि 60 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 12,000 किसान, मतलब 2-200 पर किसान, 2-200 सदस्य हमारी हर समिति में हों, ऐसा हम लोगों का प्रयास है, जिसमें हमारे समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। अगर पूरे प्रदेश का बात करें तो जहां हम 20 जिलों में उपलब्ध हैं, तो 20 जिलों में लगभग 50,000 किसानों के साथ 321 समितियां काम कर रही हैं। जी। जी और अन्य जी प्रश्न भी आदरणीय सदस्यों जी के जी माध्यम से आएंगे। जी। जी जी अन्य सदस्यों के माध्यम से आएंगे, उनसे पहले हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार जाते हैं। जी जी वहाँ पे हमारे आदरणीय सीजीएम सर हैं,
आदरणीय पवन कुमार सर। तो जी जी आपसे निवेदन है कि वो संवाद रखेंगे और जी जी तत्पश्चात ये कार्य हम आगे बढ़ाएंगे जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और आज आज के हमारे मुख्य अतिथि मिथिला सब्जी उत्पादक संघ के आप अध्यक्ष के रूप में आज आपने अपने अनुभव साझा किए और बहुत सुंदर आपका प्रयास है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब्जी उत्पादकों की जो समस्या है उसका जी समाधान की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। जी और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि आपने अपने उसमें उद्घोषण में बताई भी है। लेकिन जी मैं एक क्योंकि कुछ चीजें आपने बताई है और मुझे लगता है कि उस पर भी अगर ध्यान देते हैं तो हम जी जो हमारा उद्देश्य है वो है कि उपभोक्ता को अच्छी सब्जी उपलब्ध की जाए, साल भर उसको सब्जी उपलब्ध कराई जाए। हो सकता जी है कि सही दामों में भी मिले और वो गुणवत्ता युक्त भी हो। जी तो इन उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु अभी हमारे मुजफ्फरनगर के पास में एक किसान जो कि गंगा किनारे रहते थे, उन्होंने भी जी जी सोचा कि वो ऑर्गेनिक खेती से सब्जी उत्पादन करें और अपना फार्म बनाएं और ऐसा करें। तो जी वो जी उन्होंने आके बताया कि उन्होंने जब अपने पानी की जांच की तो उसमें पेस्टिसाइड कंटेंट ज्यादा मिला, जी कोलीफॉर्म कंटेंट भी मिला। हम्म, और कुछ जगह पर हमने जब जांच की तो जहाँ पर सीवेज का वहां पर जब पानी छोड़ा जाता है पानी अपने नदी में तो वहां जी पर जी हेवी मेटल कंटेंट भी वहां की मिट्टी में आ जाता है। मेरा आपसे केवल अनुरोध ये है क्योंकि जो गंगा किनारे आपने बात कही है तो ये वहाँ की पानी में होने वाले नाइट्राइट की और उसके हेवी मेटल्स जी की, जी पेस्टिसाइड की, जी कोलीफॉर्म की भी आप जांच जरूर करा लें। जी क्योंकि जी क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी हमारी जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लोड। चाहे इंडस्ट्री कहते हैं चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं, वो सब का सब वहां पर अनट्रीट करके वहां पर नदी में छोड़ देते हैं। और नदी की एक धारण क्षमता होती है जिसमें वो स्वयं जी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर वो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर हो जाता है तो फिर वहां पर समस्या होती है। और हम अनजाने में अगर वहां से उत्पाद को अपना करते हैं तो उसमें फिर नुकसान होने की संभावना है। तो इस विषय पर भी जरा अपने मतलब अलग से इसके ऊपर जहां पर भी ऐसा इंडस्ट्री का वेस्ट छोड़ा जा रहा है बिना ट्रीटमेंट किए हुए, ट्रीटमेंट और के अगर ट्रीटमेंट किए बिना भी छोड़ा जा रहा है क्योंकि कई बार धांधली कर देते हैं। और इसी जी तरह जी से सीवेज वेस्ट जो है, सीवेज ट्रीटमेंट का जो वाला काम है उसमें भी हालांकि नमामि गंगे में बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन जी फिर भी वो उसमें हेवी मेटल्स की मात्रा पाई जा रही है। और हम्म, जहां पर लोग पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा भी पेस्टिसाइड के माध्यम से फिर हमारे खेतों में आ रही है और काफी ज्यादा मात्रा में जी कुछ कुछ जगह पर ज्यादा नजर आ रहा है। तो इन चीजों को भी आप अपने स्तर से सरकार को भी हाँ, साथ लेते हुए जो भी है उसको करें, जी तो चिन्हित कर लें कि ऐसी जगह पर जहां पर लोड ज्यादा हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर तो कम से कम सब्जी में नहीं करें क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन सब्जी में ही सबसे ज्यादा सब्जी हो में ही जाता है। है। आगे तो एक इन चीजों ए- को जरा पब्लिक स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए जी जरा सी इसमें ध्यान देने की जरूरत है और एक नियोजित रूप से इस समस्या का भी समाधान करने की जरूरत है। जी तो आशा है कि आप एक इस विषय पर विचार करेंगे। जी एक चीज मैं ऐड करता हूँ इसमें सर। एक्चुअली चूंकि फ्लड प्रोन एरिया होने के कारण हर साल हमारे यहाँ बाढ़ की संभावना रहती है। और उस तरह से क्या हो रहा है कि हर साल बाढ़ आने के कारण एक मिट्टी की एक नई परत हमारे यहाँ आती है। तो मॉइस्चर लेवल ऑलरेडी इस तरह का है कि हम बहुत ज्यादा पानी का उपयोग थोड़ा कम भी करें अगर तो हमारी सब्जियां का जो ये गुणवत्ता है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, खास के गैंगेटिक रीजन के जो है फील्ड उसमें। लेकिन अल्टीमेटली बिना पानी के सब्जी तो होगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन आपका है सर की, और इसको मानने वाला कि वाटर टेस्टिंग का की जो जरूरतें हैं वो निश्चित ही निर्धारित होनी चाहिए। और उसके उसी पैरामीटर्स पे जो है सो इस खेती को प्रमोट करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत जी सुंदर। जी पानी के साथ साथ जो जहाँ पर सब्जी उत्पादन हो रहा है गंगा के क्षेत्र में, जी क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो मिट्टी की लेयर भी आ रही है तो वो जी कंटेमिनेशन मिट्टी में भी आ सकता है, तो वो जी मिट्टी की भी जरूर जांच आप करा लीजिएगा।
और जी उसके आधार पर हमें पता लगता है कि वहाँ पर कंटेमिनेशन की मात्रा कितनी है, और जी वो एक हाई लेवल, कितना हाई लेवल है या कितनी इसकी मात्रा है, उसके आधार जी पर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, या जी जी उसको मिटिगेट करने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। जी तो ये एक सुझाव ये है। बाकी जो आपने प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से फ्रेश भेजना है या फ्रीज ड्राई करना है, या जो भी अलग अलग तरीके सब्जियों के हो सकते हैं, या फ्रीज जी करना है, जो भी करना है, उसका जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आने वाला भविष्य है, क्योंकि आंकड़े जो है वो बहुत कम है, मतलब जो जिसकी प्रोसेसिंग होती है सब्जियों की। जी तो इसको भी जरा अच्छा उसका योजनाबद्ध तरीके से उसमें कार्य किया जाए, और जहां तक ये संभव हो तो उपभोक्ता तक सीधे पहुंचने का प्रयास किया जाए। अगर जी बीच में कड़ी आनी अवश्य भी होती है, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें जुड़ी रहेंगी, तो उसके जी साथ साथ हमें क्या करना है कि जो अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अ, जैसे एक आईआईटी कानपुर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सब्जी कोठी। सब्जी कोठी हाँ वो विधि से आपकी सब्जी की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। मतलब आपकी सब्जी जो है जो ठेले में बेचते हैं उसके लिए भी उन्होंने मॉडल डेवलप किया है। हाँ जो वो लोग घर फाउंडर में, यहीं के हैं। वो यहीं फाउंडर के ही है। बिहार के ही हैं, भागलपुर के हाँ ही हैं, निकी कुमार झा और रश्मि झा। हाँ हाँ हाँ, जी जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी तो ये तो आपको मालूम है ही उसमें, तो जी बहुत जी अच्छा जी तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम हाँ थोड़ा उन्होंने सा वो राहत मिले। एसिटिलीन जो रिलीज कर रहा है वेजिटेबल, उस एसिटिलीन हाँ, को मैनेज किया है उन्होंने। मैनेज कर लेते हैं उसको, मैनेज हो जाता जी है जी उसमें। जी और साथ ही इसके अलावा जो ये जो तकनीक है, इसके साथ साथ ही अ, यह माना गया है, और हमारे इस मंच पर भी हमारे किसान आए हैं, जी उन्होंने ये कहा है, और मैंने भी प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है, कि जी जो सब्जी हमारी जैविक तरीके से होगी जी उसकी उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी जो ड्राइंग ऑटोमेटिक है, बढ़े। ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बल्कि बढ़ी हुई चार पांच गुना निश्चित, ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा बढ़ जाती तो है निश्चित। हाँ, तो ये भी जैविक तरीके वो से फील्ड भी में हम सब्जियों लोगों का। ने भी वो देखा है उसको फील्ड जी में। जी जी जी। तो जी वही चीज को करें, और क्योंकि इससे फिर बहुत सारे हाँ फायदे निश्चित हैं रूप स्वास्थ्य के बहुत प्रति, और सारे। बाकी सब चीजों जी पर बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है। तो जी जी आपको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा है कि आने वाले समय पर आपके विचार हम सुनते रहेंगे इस मंच पर। निश्चित आप निश्चित सभी को जब भी बहुत बहुत जब धन्यवाद। भी आप जी ठीक है जी तो आगे संवाद आगे बढ़ाएं। जी जी आदरणीय, धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर संवाद आपका रहा। और आदरणीय ठाकुर साहब से ये भी निवेदन है कि आपके साथ अन्य लोग जुड़े हुए हैं, आप उनका परिचय भी दे दें तो उत्तम रहेगा, और उसके बाद हम आदरणीय सदस्यों से फिर वार्ता आगे बढ़ाते हैं। अच्छा तो अभी जो दिख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर में शिवशंकर मेहता जी दिख रहे हैं, जो हमारी समिति है शंकरपुर प्राथमिक उत्पादक समिति मधेपुरा जिला की, उसके अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद जो दिख रहे हैं वो हैं सुहेल अख्तर जी, थे जो सिंहवाड़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी हाँ सुहेल अख्तर जी हैं यहाँ पे। सुहेल जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। हाँ ये सुहेल जी हैं जो सिंहवाड़ा प्राथमिक सब्जी उत्पादक समिति के अध्यक्ष हैं। मिथिला सब्जी संघ के गठन में जो शुरुआती जो 15 सब्जी उत्पादक समिति गठित गठित हुई थी, उसमें सुहेल जी की समिति सबसे अग्रणी थी। और इसी तरह से हैं और, और जो नाम दिख रहे हैं, तो ये दो हमारे अध्यक्ष मिथिला सब्जी संघ से जुड़े हुए हैं अभी। जी जी बहुत दिनेश सुंदर, जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पूरे संघ में ऐसे किसान रहे होंगे जिन्होंने विशेष कार्य किया होगा सब्जी उत्पादन में, उनकी सक्सेस स्टोरी भी बनी होगी या बन रही होगी, तो ऐसे लोगों को भी योगाहार के मंच से आप जोड़िएगा, ताकि निश्चित हमारा निश्चित जी हमारे और हमारा संवाद उनसे भी हो, उनका संवाद, उनका नॉलेज शेयरिंग हमसे भी हो जाए। और निश्चित निश्चित। जी, और हाँ ये तो इसी क्रम में जी ये चूंकि एक पहला प्रयास था, तो हम
सही समय पे शायद सब लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए। एक्चुअली जो व्हाट्सएप पे मैसेज था वो हमने कर दिया था सारे ग्रुप्स में, लेकिन हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट, और चूंकि कार्यक्रम का समय थोड़ा अर्ली है, इस कारण से ये हमारे संघ के लोगों का यहाँ संख्या कम है, अदरवाइज वो संख्या बढ़ जी जी, जाएगा आराम से। क्योंकि अब अध्यक्ष जन जुड़ चुके हैं, 3 अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, तो ये आने वाले टाइम में सभी लोगों से संवाद भी हो पाएगा। और निश्चित। जी, मैं आदरणीय मंच से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से आपके प्रश्न होंगे, संवाद आप करना चाहेंगे, तो हैंड रेज कीजिएगा या आप संवाद स्थापित कर दीजिएगा जी, ताकि एक एक प्रश्न लेकर के हम आगे बढ़ सकें। आदरणीय शिव शंकर जी का माइक ऑन है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कृपया आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना, जो आपने योगाश्रम से आज हमारे भेज पेट को, सब्जी सहकारिता समिति को और हमारे ऐसे यूनियन के अध्यक्ष मानवेंद्र जी को आपने जो समय दिया, इसके लिए हम शंकरपुर पीवीसीएस की ओर से ढेर सारी आपका आभारी हैं। और कोशिश कर रहे हैं जो गाइडलाइन और अभी जो बताया गया है उसके दायरे में हम लोग ऐसा काम करें ताकि आज आप तक नहीं पूरे देश में हम लोगों का चर्चा हो, जैसा चर्चा आपने करने का काम और हमारे मानवेंद्र सर ने जो सुझाव और गाइडलाइन देने का काम किए हैं, उसके रास्ते पर हम लोग चलने का भी काम कर रहे हैं। और यहाँ तक क्या हम लोग किसान से संपर्क करके ताजे सब्जी को ला करके काम करने का जो काम कर रहे हैं, उत्साह रखे हुए हैं। और उत्साह के दायरे में हम हमारे पीवीसीएस को जो हमारे संघ की ओर से, यूनियंस की ओर से जो मदद मिल रही है, भरपूर मदद दिया जा रहा है। और यहाँ तक क्या एक अच्छे शिष्य वही होते हैं जो गुरु के मार्ग पर चलते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिन में जो सरकार का जो लक्ष्य है बिहारी का सब्जी हल थाली में, उसको हम कामयाब करके दिखाने का काम करेंगे। बस सिर्फ गाइडलाइन हमारे मानवेंद्र सरकार जैसे अभी हमारे कोल्ड स्टोर के लिए बोले हैं, आधार संरचना हम लोग प्रारंभ कर दिया, यानी हर काम शुरू है, युद्ध स्तर पर है। तो नई संस्था है, थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन बड़े अच्छे रूपरेखा पर हम लोग आ रहे हैं। बस। जी जी, बहुत सुंदर। और जिस तरह से आप ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, ये कार्य सरलता के साथ लोगों के साथ आगे बढ़ेगा और आप अपने कार्य में सफल होंगे। और ये योगाहार के मंच से लगभग देश के जो जितने कैमरे दिख रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो लगभग देश भर में आपकी आवाज आ रही है आदरणीय, और आप समय समय पर जुड़ते रहिएगा। और डॉक्टर डीडी शर्मा सर हिमाचल प्रदेश से हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनका हैंड रेस है। जी सर, आप बात रखिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम जो बिहार के सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष और उनके साथ दूसरे लोग जुड़े हैं, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि जो बिहार हमारा क्षेत्र है वो पूरे भारतवर्ष में वहाँ जाना जाता है। और इसके जो यहाँ के काश्तकार है वो ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, उन काश्तकारों के लिए, उन किसानों के लिए एक आने वाले समय में मेरे हिसाब से वरदान सिद्ध होने वाला है। और ये जो इन्होंने संघ बनाए हैं, क्योंकि सब्जी उत्पादक संघ के जो लोग जुड़े होते हैं, जो किसान जुड़े जो होते हैं, अक्सर मैंने देखा है बिहार में, तो मैं नहीं जानता कि कितने बड़े किसान हैं, पर छोटे छोटे किसान जो है, बहुत जो सीमांत किसान है, लघु किसान है, वही सब्जी का उत्पादन हमारे इस देश में करते हैं। तो उनके लिए आज अगर सब्जी उत्पादक जो किसान है, उनके साथ जो समस्या है वो है, सबसे बड़ी समस्या उनको टेक्नोलॉजी की, उसमें जो आपके व्याधियां आ रही है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो नॉलेज है, और जो जैविक विधि से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और प्राकृतिक खेती जो हमारी परंपरागत खेती के माध्यम से जो नए सिस्टम आयाम जुड़ रहे हैं, खास करके सब्जी उत्पादन में, ये बहुत ही ज्यादा
एक चैलेंजेबल काम है, वो इन संघ के माध्यम से उन किसानों को जरूर इसका फायदा मिलेगा। और मेरा मानना है कि उससे ज्यादा फायदा उनको मिलना चाहिए कि उनको सही दाम मिले। सही दाम मिले तभी मिलेगा जब आपको संघ के माध्यम से ये मार्केटिंग होगी। और सबसे बड़ा प्रश्न हमारे ऊपर आज ये है, जैसे डॉक्टर पवन जी ने कहा है कि उसकी जो जांच है, जो आपकी उसकी टेस्टिंग है, क्या वो टेस्टिंग वैध है? क्या उसको हम जो हमारी सब्जियों का जो सैंपल आएगा या किसान जो कर रहा है, क्या वो केमिकल रहित कर रहा है, या जो ये पॉल्यूशन जो हमारा पानी है, क्या वो पॉल्यूटेड पानी की वो मिट्टी में मिल रहा है, उससे वो उत्पादन उसमें जो टॉक्सिसिटी है वो उपभोक्ता को उसका नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर पे बिहार जो एक मजदूर राज्य जाना जाता है, हर क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में अगर कोई कामकार मिलता है तो बिहार का है। हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का आदमी भी अपनी सब्जी उत्पादन करे, अपना उसका परिवार का जो उत्थान है, उसका जो आर्थिक विकास है वो वहीं वो उन्हें मिले इस संघ के माध्यम से। तो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको सही दाम मिलना। सही दाम तभी मिलेगा जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से करेंगे, जब आप एफपीओ के माध्यम से करेंगे। जो ये संघ के बना है, अगर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संघ में 200 से ज्यादा किसान होंगे और हजारों में ये किसान जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। हम भी यहाँ हिमाचल में प्रयास कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव के माध्यम से जो हमें सही दाम मिले, इनकी मार्केटिंग हो और उपभोक्ता को भी एक शुद्ध सब्जी मिले, स्वस्थ, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो मैं आपको सभी को आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो आने वाले समय में बिहार का जो सब्जी उत्पादक है या दूसरा किसान है, उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप डॉक्टर डीडी शर्मा जी हैं और आप सोलन हिमाचल प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र है उसके मुखिया हैं और किसानों की चिंता करते हैं, किसानों का सहयोग करते हैं। और अब अन्य किन्हीं सदस्यों का प्रश्न आदरणीय ठाकुर साहब से हो तो कृपया हैंड रेज करें, अन्यथा मैं पहुंचना चाहूंगा मध्य प्रदेश के हमारी प्रभारी जी आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास। अगर उन तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप संवाद रखिएगा। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश श्यामबाल जी। आज हमें ये उदाहरण कार्यक्रम में जो हम संवाद सुन रहे हैं हमारे जो ग्रुप का आज के चीफ गेस्ट महोदय का, तो बड़ा आत्मीय शांति मिल रही है कि हमारे किसानों का, हमारे उपभोक्ताओं का, उत्पादकों का जो है कोई चिंता तो कर रहे हैं। जो संगठन हैं जो बने हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादन संघ हो, विक्रेता संघ हो या अन्य एफपीओ के से भी चर्चा होती है। और लगातार कल हम जब चर्चा कर रहे थे भोपाल में मध्य प्रदेश के कमिश्नर साहब से, तो हमने योगाहार की चर्चा की। और योगाहार की जब हमने चर्चा की और इटारसी के कार्यक्रम के बारे में बताया, और हमने तो बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा ये पतंजलि का एक स्वैच्छिक कार्यक्रम चल रहा है जो देश का एकमात्र कार्यक्रम है जिसमें हम 1.5 से 2 घंटे तक लगातार 720 दिन हो गए हैं, एक भी दिन गैप नहीं किया है। वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद करते हैं, हमारे ग्रुप के लीडर संवाद करते हैं, ग्रुप के सदस्य संवाद करते हैं, समस्याएं क्या आती हैं एफपीओ बनाने में, संचालन करने में क्या आती हैं, उसका समाधान कैसे किया। ऐसे अनुभवशील किसान भी जो 10-10, 20-20 साल से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं और उनके अनुभव सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जो बताया जाता है प्राकृतिक जैविक खेती का, उसका परिणाम में उतना उपज नहीं आती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हमने कहा कि जो उपज कम आती है ये बात सत्य है, परंतु जो किसान हमारे 10-10, 20-20 साल से कर रहे हैं उनने उपज कैसे बढ़ाई और क्या क्या तरीके अपनाए हैं,
इन सब का हमने अपना कीट प्रबंधन का भी चर्चा की वहाँ पे, और घन जीवामृत बनाने की, मिट्टी के प्रयोग की भी बात की हमने। कहा मिट्टी का भी प्रयोग हम अपने फसल के संधारण में करते हैं, हल्दी दूध का भी, छाछ का। हमने कहा इतने प्रयोग हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में निकल के आ रहे हैं, ये किसानों के अनुभव हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ये सही बात है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और इस पर चर्चा होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो सदन की जो चर्चा हो रही है, आज हमारे नए सदस्य जुड़े हैं, आदरणीय जो मिथिला ग्रुप से हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा हम पढ़ रहे हैं, आदर्श NGO और अन्य साथीगण, जो नए साथीगण जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि जैसा कि आदरणीय दिनेश सी सेमवाल जी ने उनको परिचय कराया है, परंतु मैं चाहूँगा कि दो दो शब्द युगाहार कार्यक्रम में वो भी अपने प्रकट करने का कष्ट करें। और हमारी बहनें जो इस समूह में आ जाती हैं, वो लगातार जुड़ी रहती हैं, अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मन में जो भी विचार आते हैं, इस सदन में खोल के रखते हैं, चाहे वो किसी भी समस्या का समाधान हो। सामाजिक मुद्दों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, खेती के पे तो कर ही रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा कर रहे हैं, हम गाय रक्षा के क्षेत्र में चर्चा कर रहे हैं। ये सभी प्रकार की जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय भाई साहब ने बताया था कि विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा, तो भारत भारतीय शिक्षा और संस्कृति और संस्कार युक्त बनेगा। हमारी विचारधारा जब बदलेगी तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात आ रही है विचारधारा की, तो विचारधारा बदलने के लिए यह सत्संग जो 7 बजे से और 8:30 पौने 9 बजे तक चलता है, इस सत्संग में अवश्य शामिल होना चाहिए। अपने अपने काम करते रहें, वीडियो बंद, ऑडियो बंद रखें, परंतु सुनते रहें। यह सुनना किसी भी हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, और अपनी बात रखना भी जरूरी है। जो भी अनुभव जीवन में है वो अवश्य शेयर करें, ऐसा हमारा आग्रह है। पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और हमारे जो पतंजलि युगाहार परिवार है, सभी महानुभाव सम्मानित सदस्य जो इसमें शामिल होते हैं, सहभागी बनते हैं, वह सभी इसके जिम्मेवार पर्सन अपने आप को समझें और ऐसा समझ करके अपने मित्रों को, समाज को, परिवार को इस कार्यक्रम से जोड़े। और मैं बताना चाहता हूं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस भारत कार्यक्रम में जुड़ने लगे हैं। पूरा परिवार एक घर के आंगन में गाँव और मोबाइल रख लेता है, और छोटे छोटे से बच्चे, महिलाएं और उनके माता पिता बैठ करके योग करने लगे हैं। यह जब सीन देखते हैं तो बड़ा मन में प्रसन्नता होती है। आज हम 2-3 परिवारों को देख रहे थे, तो जहां हम जाते हैं वहां चर्चा करते हैं। आप लोग भी ऐसा करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश, इसका लाभ पहुंचा सके। मैं इतना ही आप लोगों से निवेदन करता हूं, और मैं चाहूंगा आदरणीय दिनेश सेमवाल जी से कि हमारे जो नए सदस्य जुड़े हैं वो जरूर 2-2 मिनट अपना परिचय देने के साथ फिर उनको हम आमंत्रित करेंगे और वो अपना विचार भी रखेंगे। तो दिनेश जी सेमवाल जी, मैं आपको वापस मंच देता हूँ। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। और जैसे कि आपने समग्र रूप से संक्षिप्त में वार्ता रखी योगाहार की भी, और आदरणीय सदस्यों को, जो नए सदस्य जुड़े हैं, उनका स्वागत किया है। उसी क्रम में रियाजुद्दीन जी अशरफ मुझे दिख रहे हैं, उनका स्वागत है, और वो अपनी बात रखें, ऐसा निवेदन है। अगर उन्हें उन तक बहुत आवाज बहुत पहुंचती धन्यवाद। जी जी हेलो, हाँ, बहुत बहुत स्वागत सर, धन्यवाद बोलिएगा। आप सभी लोगों। सबसे पहले तो अगर आपका किसानों की कैमरा भी खुल सुरक्षा। जाए तो, और कैमरा खुल जाए तो और अच्छा रहेगा, ताकि हम दूसरे दिन आपको अच्छे से पहचान सकेंगे। जी जी एक मिनट सर, एक मिनट, कैमरा भी। जी, स्वागत है, स्वागत है वैसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि किसानों की बात को लेकर के लोग चर्चा नहीं करते हैं, या उनकी समस्याओं का कोई निदान करने के लिए कोई सोचते नहीं है। तो इस पे आदरणीय अगर शिव शरण जी, आपका मोबाइल माइक म्यूट कर लीजिएगा। जी, आप इस रखिए। जी, आप रखिए पे बात। जो आदरणीय ठाकुर जी से कल मेरी चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना था कि पतंजलि के साथ हम लोग इस पे ऐसा काम करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी लगी।
कि चले कम से कम हम लोग एक छोटी सी शुरुआत हम लोग मिथिला यूनियन के रूप में किए थे। तो आज वो चीजें आज अगर पूरे भारत स्तर पे अगर चले, पतंजलि जो ब्रांड है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उनका जो बिजनेस स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है वो सबको पता है। तो उन कंडीशंस में अगर पतंजलि के साथ में अगर हम लोग कुछ उस तरीके से करते हैं, और लोगों के जहन में एक चीज ये बात आ गई हुई है कि खेती एक जो पुरानी पद्धति है उसी पद्धति से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि खेती साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो जब तक कि हम नए लोगों से नए तरीके से नए चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, लोगों का एक्सपीरियंस नहीं जानेंगे, तब तक के उन चीज़ों पे हमारे लिए एक चैलेंजेस रहता है। तो जब नए बहुत से किसान ऐसे हैं जो कुछ अलग करते हैं, उनकी केस स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग जो अपने समूह पीवीसीएस और यूनियन के माध्यम से अपने किसानों तक उन चर्चाओं को पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ें लोग तक सही हो और वो लोग भी उन चीज़ों को आगे बढ़े। और सब्जी का जो वेस्टेज है, जिस हिसाब से वेस्टेज हो रहा है, उस वेस्टेज को अगर कम किया जाए तो किसान का जो समस्या वो समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो इसी सब चीज़ों के लिए फिर हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर पे काम करें और जो सप्लाई चेन है उस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये बस यही छोटी सी बात हम अपने रखना चाहते हैं। फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और आपसे सहयोग की अपेक्षा हमेशा हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रियाजुद्दीन जी, आपने महत्वपूर्ण बात रखी है और आगे भी हम चर्चा करेंगे। आदरणीय मोहम्मद सोहाली जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी, तो कृपया आप ही बात रखिएगा। वेज कॉमन चेयरमैन, क्या वेज कॉमन चेयरमैन के नाम से एक व्यक्ति हाँ हैं? हाँ जी जी आदरणीय। हाँ, ये इस पूरे योजना का जो शुरुआत हुआ था, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना, तो जी शुरुआती दौर में जो सबसे पहला संघ बन के तैयार हुआ था वो हरित सब्जी संघ था, और भेजकोमान हरित सब्जी संघ को ही कहा जाता है। तो इस पूरी परियोजना के जनक इनको कहा जाए, श्री मनोज सर हैं, और ये अपनी कुछ बात अगर रखना चाहें यहाँ तो रख सकते हैं। मनोज सर। जी, स्वागत स्वागत मनोज सर, स्वागत। हाँ, यानच बस शायद उनकी आवाज नहीं यहाँ तक पहुंच रही, या हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही होगी, ऐसा लगता है। मनोज सर का म्यूट है अभी। मनोज सर अनम्यूट करेंगे? जब तक मनोज सर अनम्यूट होते हैं, आदरणीय हमारे शरद वर्मा सर जी हैं मध्य प्रदेश से, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जैविक खेती के क्षेत्र में, वेजिटेबल के क्षेत्र में। आपका स्वागत है जी। ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की जो चर्चाएं चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को अगर समूह के रूप में किया जाए तो वो बहुत सफल हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चीजें अपन उत्पादित कर रहे हैं, जो संस्कृत होकर बेच रहे हैं, उसकी छोटी छोटी टेस्ट मशीन भी आनी चाहिए। जैसे आज ब्लड टेस्ट करना हो तो अपन एक किट के द्वारा टेस्ट कर लेते हैं, वैसे ही मशीनें आनी, उपभोक्ताओं के पास आनी चाहिए। जो चीजें आप बेचना चाहें, जो चीज चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो जानकारी मिली है अपने कैसे संगठित होके कार्य किया जाए,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर 4 लोग मिल जाते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चारों का उद्देश्य एक सा हो तो वो बहुत सफल होता है। ऐसा हमने महाराष्ट्र में देखा है, बिहार में जो भाई साहब बता रहे तो काफी सफल हुए हैं। एमपी में जो है समूह उतने सक्सेस नहीं हुए हैं। अभी जो जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बन रही हैं यहाँ पे, तो वो कुछ लोगों के ही हाथ में है। वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि सबको लेके चलने वाला, लेकिन कहीं कहीं समूह बहुत सफल है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जियो जी धन्यवाद आदरणीय। और आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। और साथ साथ में हम महाराष्ट्र पहुंचे उनसे पहले मेनपाल गोदरा जी ने हैंड रेज किया है। कृपया आप परिचय के साथ बात रखें। जी स्वागत। सदन को मेरा प्रणाम। और आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी माधवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो मिथिला सब्जी संस्करण से दरभंगा बिहार से हैं, उनका मैं तहे दिल से, उनके साथ जुड़े हुए अन्य साथियों को भी मेरा प्रणाम। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है तब से मैं इस सदन में जुड़ा हूँ योगा कार्यक्रम में। मैं सोचता था कि कोई एरिया में करे है कि या नहीं करे है। हमारे हरियाणा के अंदर हिसार जिला में इधर अकेला ही में करे हूँ 2014 नवंबर से। तो मुझको कोई जितनी परेशानी आई है उसका तो मैं क्या वो गाता गाऊं, क्यों बहुत ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान करने लगे, घर वाले भी करने लगे। बगैर खाद रासायनिक क्या खेती होती है वो होती है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान। ईश्वर परमात्मा को याद किया, मुझे इतनी आप शक्ति दो सहन कर की मैं इस कार्य में लगा रहा हूँ। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई, इस सदन के अंदर हर रोज 7 से 8:30 बजे तक हमारी प्राकृतिक जैविक खेती पर चर्चा हो रही है। और किसान हर नए नए जुड़ रहे हैं और वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, नए नए अधिकारी जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है। चाहे हमारे आमदनी कम हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी आनंद आता है इस बात में, जो हमारे सदन में हर रोज नए किसान जुड़ते हैं। और बात की जुड़ते जुड़ते हमारा भारत बनने जा रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 साल के अंदर मेरा मानना है कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि जो किसान जुड़ रहे हैं, मैं देखता हूँ हर रोज नया किसान जुड़ रहा है। और जल मुक्त होता है जी आदरणीय, ज्यादा आपकी आवाज कट रही है। जी जी आपकी आवाज कट रही है। जी जी अब आ रही जी आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारा विश्व गुरु बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे देश को। और जो किसान जैविक के अंदर जुड़े है, वो पूरा मेहनत और संघर्ष से जुड़े। कोई कुछ भी कहे उनकी न सुने, अपने मन की करें और जहर मुक्त खेती करें। मैं आपको वीडियो कॉल करके ने और हमारी जो 1 साल की हल्दी है मैं उसको खोद रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूं। हमारा जो तुअर का पौधा है, जो जनवरी के अंदर जो सर्दी गिरी थी 14, 15, 16, 17 जनवरी को, उसमें बिल्कुल राख हो गया था। और उसके बावजूद वो फूट के अब फलियों पे पूरा पौधा वो हो चुके हैं हमारे। कुछ तो जल गए हैं, छोटे पौधे थे, और कुछ वो हो गए हैं। मैं वीडियो कॉल करके मैं वो वीडियो मूव में दिखाता हूँ मैं आपको। जी। जब तक आप वीडियो जी 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 वाह बहुत ये देख रहे हैं, और ये हमारा धनिया है।
अभी है। और ये हमारा जो हर है, जो बहुवार्षिक जो तुअर बोलते हैं, ये पौधा गिर गया था तूफान से, फिर भी काफी है इसके अंदर। दिख रहा है जी सभी को? जी जी नीचे हमारी इस बेड के ऊपर हल्दी है, बीच के अंदर बेड के सेंटर में खाली में ये देखो हमारी ये तुअर। जी ये हमारा इधर धनिया है, परली साइड हमारा जो देसी मूली का बीज तैयार है। और ये हमारा 1 साल के ये मौसमी के पौधे को कुछ ये फ्लावरिंग आई जी हुई है। जी मेन सिंह जी बहुत सुंदर। अभी हैंड रेज हो रहे हैं तो और मेरी आवाज माइक जी और आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, किशोर दुबे जी हमारे महाराष्ट्र से हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनसे निवेदन है कि वो अपने बात रखें और उनके बाद हम अंकित जी का हैंड रेज है, उनके पास पहुंचेंगे। जी आदरणीय डॉक्टर दुबे सर तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया। क्या मंच तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी आदरणीय? आदरणीय अंकित जी को आमंत्रित कर ले। हेलो। दिनेश जी, जी 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 सर। बहुत अच्छी चर्चा रही। और निश्चित रूप से सामूहिक कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को निश्चित रूप से फल आने लगा है बाकी भी स्टेट्स में, वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये छोटे पैमाने में जब होता है तो निश्चित रूप से वो लाभदायी होता है, लेकिन जहाँ पे संख्या कोऑपरेटिव में बहुत बड़े पैमाने में बढ़ जाती है, वहां पे दिक्कतें आती है। हालांकि अब इसमें सब्जी में नहीं आ रही, बहुत अच्छी चीज है। तो छोटे छोटे कोऑपरेटिव खड़ा करने में ही फायदा है, ऐसा हम समझ रहे हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। और आपके बाद हम पहुंचते हैं अंकित जी के पास। अंकित जी का हैंड रेस था। आदरणीय अंकित जी, आप अनम्यूट होकर के बात रखिएगा। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। सदन में उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम और इतने अद्भुत प्रोग्राम को चलाने के लिए आप सबका हृदय से प्रणाम। देखिए, मैं प्रकृति खेती करता हूँ और प्रकृति खेती को बढ़ावा देने की भी कोशिश करता हूँ। अभी आधुनिक जो मतलब यंगस्टर लोग हैं या जो युवा लोग हैं, उनकी सोच वो प्रैक्टिकल चाहते हैं। आज के लोग प्रैक्टिकल। आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। मैं भाई साहब सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। जी जी जी, तो भाई साहब युवा लोग आज की डेट में प्रैक्टिकल है। आज की डेट में देखिए, कंपनी की मार्केटिंग में इतनी अच्छी मार्केटिंग कर ली है कि उनने पानी मतलब बिस्लेरी बना दी है, ठंडा मतलब पेप्सी कोको कोला, और खेती मतलब यूरिया डीएपी हमारे दिमाग में भर दिया गया है। हमारा ये मानना है कि आज जैसे हम हैं, हमारे पिताजी शांत हुए थे कैंसर से, तो जब से हमको ये प्रेरणा मिली तो हमने ये देखे कि आज की डेट में ये जो मार्केटिंग इतनी तरीके से कर दी गई है, और मैं कहता हूँ कि जो किसान के पास 10 एकड़ है, क्या वो 1 एकड़ में अपने परिवार के लिए गेहूं चावल धान ये सब नहीं लगा सकता? 5 एकड़ का किसान आधे एकड़ में नहीं कर सकता? और सबसे बड़ी चीज है कि जो गौ आधारित खेती है, ये आज से नहीं हजारों वर्ष से हो रही है। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, वृक्षायुर्वेद सब में इसका वर्णन है। तो हमारा ये कहना है कि जब कोई प्रकृति खेती कर रहा है तो गौ आधारित खेती कैसे है, ये हजारों साल से हो रही थी। और हम सोने की चिड़िया, ये जम्बूद्वीप विश्व गुरु क्यों थे? गौ आधारित खेती की। लोग हमारे मिर्ची मसाले गेहूं चावल दाल देके लोग सोना चांदी देके जाते थे, इसलिए हम विश्व गुरु थे। और हम आगे भी विश्व गुरु ये बढ़ेंगे कि हमारे यहाँ का गेहूं चावल धान पूरी दुनिया में जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि जैसे गोबर है, तो इसको हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा कि गोबर में वैज्ञानिक तौर पे क्या क्या चीजें होती है। जैसे गेहूं में हमारे गोबर में क्रूड फाइबर होता है। जैसे हमारे खाना पचाने के लिए फाइबर की जरूरत है, वैसे हमारी धरती माता को भी मजबूत बनाने के लिए क्रूड प्रोटीन होता है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज होता है।
जैसे हम यूरिया कहते हैं तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है, डीएपी में नाइट्रोजन और पोटास होता है, फोस्फोरस होता है, और एनपीके में नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटास होता है। लेकिन हमारी सिर्फ गोबर बस में नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटास सल्फर जिंक मैग्नीशियम कोबाल्ट आयरन ये सब चीजें पाई जाती है। अब जो हमारे शास्त्रों में लिखा है जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करते हुए हमारे उसमें गोबर में इतने सूक्ष्म जीव मित्र जीव होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज एजेक्टोबैक्टर राइजोबियम, अगर हम फफूंद में देखें तो एस्परजिलस राइजोपस एक्टिनोमाइसिटीज लैक्टोबैसिलस बैसिलस सब्टिलस बैसिलस बहुत मतलब इस इतने प्रकार के हमारे उसमें तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा जब ये दोनों चीज मिलके ये तीनों चीजें मिलके काम करते हैं तो पादप वृद्धि कारण हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स जो किसान आजकल मार्केट से बाहर से लाके ग्रोथ रोकने के लिए बढ़ाने के लिए करते हैं, इसमें नेचुरली ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सिन के अलावा इंडोलिक एसिडिक होता है, जिब्रेलिन होता है, जी साइटोकिनिन जी होता है, और जी ये सब प्राकृतिक अंकित तरीके जी, से होता है भाई। अंकित जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम विस्तार में आपको बुलाएंगे ताकि विस्तार जी में ये वार्ता रखें, जी और जी क्योंकि समय का भी एक सीमा बढ़ रही है। और जी मैं आदरणीय ओंकारनाथ जी के पास चाहता हूँ कि वे अपने बात रखें, और साथ में आज हमारे मुख्य अतिथि बिहार से हैं, एक उनके साथ पूरे उनका संघ के सदस्य भी हैं, तो उनका भी आप धन्यवाद करिएगा अपनी बात रख करके, आदरणीय ओंकारनाथ जी। और अंकित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको हम विस्तार से बुलाएंगे ताकि वो अपनी बात रखें। एक युवा हैं, और मेरी आवाज शायद ओंकारनाथ जी तक नहीं पहुंच रही है। आदरणीय आदरणीय हमारे वरिष्ठ और भुवनेश्वर राय सर, आपका हैंड रेज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, और साथ में अपनी बात रख करके आज के हमारे मुख्य अतिथि जी और उनके साथियों के साथ योगाहार के सदस्यों का आभार भी कीजिएगा आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो बस मैं आज के मुख्य अतिथि माधवेंद्र जी जो सब्जी के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा भी रहने का जो जगह है वो बिहार से ही संबंधित है। बिहार में हाजीपुर में रहता हूं, और इसके पहले भी बिहार के कई जिलों में मैंने घुमा है, सब सब्जी के क्षेत्रों में काम भी किया है, देखा है। बस इतना ही मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सब्जी एक ऐसा फसल है जिसमें कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा होता है, और आप लोगों का प्रयास यही से शुरू हो कि किसानों की आमदनी को बहुत कम न करते हुए वो कैसे इस पर कंट्रोल हो, कीटनाशक का प्रयोग कैसे कम हो, उसके लिए मैकेनिकल कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। जैसे जितने भी ट्रैप्स वगैरह आते हैं उस पर थोड़ा सा अध्ययन करें, और अगर आप ट्रैप्स वगैरह यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में कई लोग ऐसे आकर के इसको साबित कर चुके हैं कि करीब 80 से 90% तक कीटनाशक का प्रयोग बंद हो गया, और अच्छा खासा, जैसे मैं खुद यहाँ हाजीपुर में रहता हूँ तो वैशाली एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे मुजफ्फरपुर इधर बक्सर साइड में भी बहुत पहले ही टमाटर की पैदावार आ जाती है, लेकिन मैं देखा हूँ कि पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा होता है और उसमें किसानों का पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। तो सबसे पहले तो सब्जियों में पेस्टिसाइड का यूज प्रयास अभी से शुरू हो जाए कि कम से कम करें, उसके बाद जैविक खेती प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़े। इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में आज के सभा के संचालन हमारे आदरणीय दिनेश जी ने किया, इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर दुबे सर का वक्तव्य हम लोगों ने सुना, इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोगों को आदरणीय पवन सर ने जो बात बताई बहुत ही अच्छी रहा। आदरणीय मुन्नीलाल जी इस योगाहार कार्यक्रम को संचालित करते हैं, उनका मिलता रहता है प्रतिदिन वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बनी सिंह जी जो
प्राकृतिक जैविक खेती के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार महतो जी, झारखंड के रहने वाले हैं, आप प्रतिदिन जुड़ते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णदेव यादव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपाल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार नाथ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो है, आज रघुवीर रावत सर का हम लोगों ने बात नहीं सुना। रघुवीर सर इस कार्यक्रम में बराबर अपनी बातचीत से हम लोग को अवगत कराते रहते हैं, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। रूप सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शरद वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुलाराम पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे और भी ऐसे लोग हैं जो अपने जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, या जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे लेफ्ट हो गए हैं, या जो प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और जैविक खेती को भी आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। आप एक वैज्ञानिक के तौर पे, एक किसान के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हमेशा किसानों के मध्य और योगाहार के मंच पर उपस्थित रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य बहुत सारे सदस्यों की बात नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी बातें भी होंगी। और मुख्यतः आज के हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की योग शिक्षिका ने बहुत सुंदर योग कराया, और उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो निरंतर जुड़ रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सादर प्रणाम। ओम। आदरणीय माधवेंद्र सर, अगर अंतिम में कोई आपकी कोई बिंदु रखना चाहें धन्यवाद के साथ तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, दिनेश जी, आपके इस प्रयास के लिए सदा आभारी रहेंगे। और निश्चित ही यह जो कार्यक्रम आज आने वाले कुछ दिनों में ये 2 साल पूरा करने जा रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। जी धन्यवाद। आपसे आपसे निवेदन है कि आप जुड़ते रहिएगा निश्चित, और हमारे निश्चित। हमारे योगाहार के वरिष्ठ सदस्य और इस कार्य को शुरुआत करने वाले आदरणीय पवन कुमार सर जी और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से आपका संपर्क संवाद होता रहेगा, और आपकी सारी टीम से भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यही लिंक रोज है, यही पूरी शुरू से लेकर के अंत तक यही लिंक चलेगी। तो कभी भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक ये प्राप्त नहीं हुई या रोज नई लिंक नहीं बनती है, जिनके पास आज लिंक पहुंच गई है यही लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं अन्य को। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आदरणीय दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद।